जो हार हुई है इनकी, ये उन इलाकों में हुई जहाँ किसान आंदोलन था। चारों तरफ जो दिल्ली के बसते हैं किसान, उन्होंने हराया। यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी धारों धार हारेगी, कोई सवाल ही नहीं उसका आने का। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और मूर्ख इनसे कोई प्लान नहीं होगा। जनता जब खिलाफ हो जाती तो कोई चीज़ काम नहीं करती है। कि चमचागिरी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन खट्टर कुछ कर नहीं सकते। खट्टर का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। और बजरंग पूनिया अभी राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। हमेशा जुलाना से चुनाव लड़ेगी। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया मेरा नाम है। आज हम मुखातिब हो रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब से। उनसे हम जानेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान की राजनीति और अब जो विधानसभा इलेक्शन होने हैं जम्मू कश्मीर में और इसके साथ साथ हरियाणा में भी, उस लिहाज से भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया एक तो हमें समय देने के लिए। अब अगर हम लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी नारा लगा रही थी कि अब की बार 400 पार। अब 400 पार तो हुआ नहीं। जोड़ तोड़ करके हम ये कहें कि अब सरकार आखिरकार बन ही गई मोदी साहब की। तो हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या हम ये माने कि बीजेपी का जनाधार घट तो रहा है, लेकिन क्या वो दोबारा बढ़ सकने की गुंजाइश रहेगी बीजेपी के भीतर? देखिए, ये जो हार हुई है इनकी, ये उन इलाकों में हुई जहाँ किसान आंदोलन था। चारों तरफ जो दिल्ली के बसते हैं किसान, उन्होंने हराया। और वो इनसे खुश नहीं हो सकते कभी भी। वो इनको बड़े पैमाने पे पनिश करेंगे और आने वाले चुनाव में। अब की तो बच गए हैं। ये दो पार्टियों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो सरकार नहीं बनती, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं बनेगी। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर को देखें तो ये दोनों राज्य भी हम ये कहें कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इन्हें भी जीतने की। हरियाणा में तो 10 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। तो यहाँ पर क्या हम ये माने कि जैसे इस चुनाव के दौरान हमने देखा बहुत बयान बीजेपी नेताओं के नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर्स ही किसानों, जवानों, अग्निवीर योजना पर बात कर रहे हैं। जी, यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी धारों धार हारेगी, कोई सवाल ही नहीं उसका आने का। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और जम्मू कश्मीर और उसमें कांग्रेस और उसका जो सहयोग है उमर अब्दुल्ला का, ये लोग विजयी होंगे। लेकिन क्या ये माने कि बीजेपी भीतर भीतर किसी तरीके के मास्टर प्लान जो हमें एकदम नजर आते वैसा हो सकता है? कुछ नहीं, हम फिजूल इनको मास्टर प्लान कहते हैं। ये सब मूर्ख हैं। इनसे कोई प्लान नहीं होगा। जनता जब खिलाफ हो जाती तो कोई चीज़ काम नहीं करती है। तो लोकसभा चुनाव भी ऐसा रहा हरियाणा में कि जनता वर्सेस कैंडिडेट रहा। अब की बार भी ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली, सब जगह यही हुआ। जनता ने चुनाव लड़ा, नेताओं ने तो कुछ किया ही नहीं लोकसभा में। और ये माने कि अगर हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने वाला है तो इसे आप किस तरह से देखते? क्या ये फायदेमंद होगा? कुछ सीट शेयरिंग पे बात इससे कांग्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कांग्रेस और आपकी। और केजरीवाल के आने से बनिया वोट और बहुत तरह का वोट जो है, जो कांग्रेस को नहीं मिलता था, वो मिलेगा। अब की बार हम ये भी कहें कि हरियाणा में अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन, उसका बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि विरोध रहा। लेकिन इस विरोध को लोकसभा चुनाव के दौरान देखें तो वो 50-50 रहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो विधानसभा चुनाव में क्या इस तरह के जो देहाती मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, वो इम्पैक्ट डालते हैं? पूरा डालेंगे। देहात के लोग बहुत समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं और उन्होंने स्टैंड ले लिया इनके खिलाफ। वो इनको हराएंगे। अब लोकसभा चुनाव के बाद क्या किसी बीजेपी नेता ने आपको फ़ोन किया हो, कुछ किसी से ऐसी बात हुई हो सर? नहीं नहीं, मुझे तो उनकी फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है। मुझे किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया और ना वो फ़ोन करने लायक रहे। जैसे इस तरह के कयास भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मोदी साहब को हटा दिया जाए, सरकार हमें कोई और भी नज़र आ सकती है। देखिए, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मोदी जी का जलवा तो ख़त्म हो गया। अब आरएसएस भी मोदी जी से तंग है और किसी भी वक्त उनको कहा जा सकता है कि अब आप पहाड़ पे चले जाइए। नया नेता चुन सकते हैं वो लोग, जिनमें गडकरी जी हो सकते हैं या राजनाथ सिंह हो, कोई हो सकते हैं, पर मोदी जी को हटा देंगे। पूरा 5 साल नहीं चलेंगे मोदी जी। शुरुआत में एक ऐसा चेहरा रहे कि माना जा सकता है कि एक लंबे समय तक बीजेपी चल सकती है मोदी जी के सहारे, लेकिन इतना मैजिक वो नहीं कर पाए। मैजिक के अलावा मोदी ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि उनमें बहुत घमंड आ गया था। इतनी एरोगेंस थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ रावण की एरोगेंस नहीं स्वीकार की लोगों ने, उनकी तो कोई सवाल ही नहीं था। तो उससे लोग नाराज हुए।
सर जैसे कि मैं अगर हरियाणा का देखूं एक पूरा सिनेरियो, उसमें क्या रहा कि अब जाट वोटर एक तरह इस तरह से प्रतिक्रिया देते नजर आए कि उनके नेता आइसोलेशन में रहे या उनकी बात नहीं मानी। अब तो क्या ये मानूं कि अब की बार जो लोकसभा चुनाव में दिखा कि जाट और एससी वोटर हो गए कांग्रेस की ओर। अब बीजेपी भी अभी जाट और गैर जाट वाले जो राजनीति करती रही है, इस तरह का आरोप बीजेपी पर लगता रहा है, तो उस तरह वाला परिदृश्य अब भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं कास्ट की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जाट और शेड्यूल कास्ट ये वोट तो 100% इनके खिलाफ जाएगा, और ये इतना साइजेबल है कि ये तो इसी में हार जाएंगे। संविधान बदलने का जो बयान रहा है कि बीजेपी नेता का, उसने काफी नुकसान किया बीजेपी काफ़ी नुकसान किया, और इनके इरादे हैं ये सब करने के, अब कुछ कर नहीं पाएंगे, अब तो इनके हाथ से चीज़ें निकल गई। जाति धर्म कुछ भी बयान अब की बार नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इनके पास कोई और प्लान नहीं दिखता सर कि कुछ और भीतरी भीतरी कोई और प्लान हो कुछ सके? नहीं, ये इतने अक्लमंद नहीं है जितने आप इन्हें मान रही हैं। ये मूर्ख हैं, ये घमंडी है, कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी तो आरएसएस की साझेदार या कहें कि दोनों एक दूसरे की मान के चलते हैं। आरएसएस इनके खिलाफ है, बीजेपी के, खासतौर से मोदी की एरोगेंस के खिलाफ है। भागवत ने मोदी के खाने पे आने से मना कर दिया था। वो इनसे पेंट छुटाना चाहते हैं। अब जैसे मनोहर लाल खट्टर जी को बदल के नायब सैनी बना दिए सूबे के मुखिया। अब तो क्या बीजेपी की इस तरह चेहरे बदलने की रणनीति किसी तरह से काम करती है कि आखिरी वक्त की चेंज का से कोई फायदा नहीं होता कभी भी नहीं? वो तो खट्टर के दौर को याद रख के वोट करेंगे लोग। और खट्टर साहब की नाराजगी हम ये कहें कि वो अभी तक नायब सैनी पूरी नहीं कर पाए हैं यहाँ। नायब सैनी उनकी चमचागिरी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन खट्टर कुछ कर नहीं सकते। खट्टर का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। और अगर हम लोकप्रियता की बात करें तो ये आ रहा है कि अब कांग्रेस को तो देहात के लोग वो काफ़ी हम ये कहें कि सपोर्ट करते नज़र आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो सीएम फेसिस को लेके भीतर भीतर बड़ी खींचतान सी है। ज़्यादा झगड़ा नहीं है। वो तो राहुल गांधी ने निपटा दिया करीब सबको बिठा के। अब तक ये खबर पहुंची कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अभी राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। विनेशा जोलाना से चुनाव लड़ेगी और जीत जाएगी। हाँ, जैसे कि पहलवान अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ये भी होंगे कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह शुरुआत से कहते आए हैं कि ये अब किसी कांग्रेस नेता के वहाँ पे बिठाए हुए हैं, तो इस तरह के आरोप भी होंगे। सबसे कुछ नहीं उठता। ब्रजभूषण शरण सिंह इज ए डिस्क्रेडिटेड फेलो, और उसने भारतीय कुश्ती को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये टाइम टेस्टेड पहलवान है। इन्होंने अब विनेश ने तो एक दिन में 3 पहलवान हराए, जिनमें एक वर्ल्ड चैंपियन भी था, तो इनके खिलाफ कोई चीज़ काम नहीं करेगी। तो अब की बार कहें कि हरियाणा में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। मुश्किल नहीं, आप समझिए कि हार चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। आप करेंगे सर दौरा हरियाणा का? मैं जाऊंगा हरियाणा, मेरे मामा के गांव के बैठे हैं, ये लड़ेंगे चुनाव, इनके यहाँ जाऊंगा। और बहुत रिश्तेदारियां हैं, पहचान है मेरी। वैसे भी मैंने लोकदल चरण सिंह जी का मैंने ही बनाया था पूरे हरियाणा में घूम के। तो मैं चुनाव में जो बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा, चाहे वो कांग्रेसी नेता कोई भी बुलाए। हाँ, कोई भी बुलाए। जी हाँ। तो बड़ी यादें जुड़ी हैं सर आपकी हरियाणा से भी। उधर दादरी साइड में आपके मामा जी? मैं पैदा हुआ था दादरी में, क्योंकि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, वो जेल में थे, तो माँ मेरी चली गई थी मामा के यहाँ, वहीं पैदा हुआ था मैं। और फिर मैं 5-6 साल का होने तक वहीं रहा था, तो मैं वहाँ का पत्ता बूटा बूटा जानता हूँ, कहाँ क्या पेड़ था, कहाँ क्या चीज़ थी। तो वहाँ तो आपकी बड़ी समृद्धियाँ रही, बहुत समृद्धियाँ रही। बहुत ज़्यादा। हाँ, और वहाँ के लोग हमको प्यार भी बहुत करते हैं। तो अब दोबारा आप जाएंगे हरियाणा? ज़रूर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मलिक साहब को आपने सुना, और बहुत शुक्रिया इस अवस्था में आपने हमें समय दिया। कोई शुक्रिया की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।